दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स जो कि 9 और 10 जुलाई से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे हैं उनके बारे में। और दोस्तों इस वीडियो को आप डिटेल में पढ़ने के लिए, इसके सारे न्यूज़ को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के डिटेल इसकी इसके नोट्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 और 10 से जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण 10 से 12 करंट अफेयर्स हैं उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर, और आप हमारे साथ जुड़िए जिसके साथ जो है करंट अफेयर्स आपको निःशुल्क यहाँ पर प्रतिदिन प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है दोस्तों। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप GCRG दोस्तों एक ऐसा ग्रुप है जो विश्व में जो समस्याएं हैं, विशेषकर खाद्यान्न समस्या, ऊर्जा समस्या और वित्तीय समस्या, उसका समाधान करने के लिए 2022 में यूनाइटेड नेशन ने इसको गठित किया है। अब भारत एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस ग्रुप के साथ अपना सहयोग दे रहा है, जो कि वैश्विक स्तर पर भारत की एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के लिए एक मील का पत्थर यह भी साबित होगा कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व के लिए भारत किस प्रकार से तैयार है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप जो है वह किसके द्वारा समर्थित है? यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। भारत जुलाई 2023 में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हो गया है। यह बहुराष्ट्रीय मंच निर्णय निर्माताओं को समाधान जुटाने और रणनीति विकसित करने, यानी कि एक हम जो है इसमें सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रेटजी भी डेवलप कर रहे हैं ताकि विश्व में भोजन, ऊर्जा और वित्त से संबंधित परस्पर समस्याओं को मिलाकर सुलझाया जा सके। यह मंच संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की स्थापना, जैसा कि मैंने बताया था, मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा को GCRG में भारतीय यानी कि भारतीय शेरपा नियुक्त किया गया है। किसको? सचिव जो है हमारे विदेश मंत्रालय के संजय वर्मा को GCRG यानी कि ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल होने का निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैश्विक लेवल पर भारत की जो साख बढ़ रही है उसमें एक नया मील का पत्थर ये ऐड हुआ है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, इंडिया, आपको पता है कि भारत खाद्यान्न के मामले में एक बड़ा देश के रूप में है, साथ ही जो है यह कई मामलों में सहयोग भी कर सकता है, जैसे कि हम रीन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोस्तों ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेवली, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे यह किस राज्य में स्थित है। लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अब इसको जो है ना समय पर पेमेंट के लिए एक अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड कहां पर है, क्या है इसका काम? एक प्रकार की ये नवरत्न कंपनी है। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड देश में लिग्नाइट कोयले के उत्खनन की कंपनी है, ठीक है ना। अब लिग्नाइट कोयला क्या होता है, एंथ्रासाइट क्या होता है, ठीक है ना, बिटुमिनस क्या होता है, पीट क्या होता है, ये आप लोग बेसिक यहाँ पर कवर कर लेंगे। साथ ही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेवली जो है किस राज्य में है, ठीक है ना। यह एक नवरत्न कंपनी है। जुलाई 2023 में इसे समय पर भुगतान यानी कि टाइमली जो है पेमेंट करने के लिए GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM, समझ रहे हैं ना, इसके द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया गया है समय पर भुगतान करने के। NLC यानी कि नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को यह पुरस्कार मार्केट प्रक्रियाओं की सुधार में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2023 में दिया गया है। सरकार ई मार्केट प्लेस GEM एक समर्थित सरकार की जो सरकारी ई मार्केट प्लेस जो है GEM एक समर्पित ई मार्केट सेवा मंच, एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। साथ ही दोस्तों विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विपणन यानी कि उसके कॉमर्स मार्केटिंग के लिए भारत द्वारा संचालित किया जाता है, भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, समावेशी, इंक्लूसिव एंड कुशल सार्वजनिक खरीद यानी कि एफिशिएंट पब्लिक जो है परचेजिंग के लिए इसको GEM के दृष्टिकोण के अनुरूप ऊर्जा बाजार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ये एक नवरत्न कंपनी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और आपसे मैंने पूछा था इसका मुख्यालय तमिलनाडु के नेवली में है। भारत में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदान जो है नेवली में है, और ये मोर देन 50 टाइम्स
जो है ये यूपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा, जब मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती थी, इसमें पूछा जा चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको आप लोग डिटेल में याद रखेंगे, ठीक है ना। और कोयले की जो सीक्वेंसिंग है, आप बताइए सबसे बेस्ट कोयले से लेकर के और सबसे खराब क्वालिटी के कोयले का सीक्वेंस क्या है, जैसा कि साइंस के क्लास में मैंने कई बार आपको बताया है। चलिए अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं दोस्तों। रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काजीपेट, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। काजीपेट में भारत का एक नया वैगन व्हील सेंटर खोला गया है और तेलंगाना का यह पहला सेंटर होगा, जिससे कि हमारे रेल के डिब्बों के निर्माण में एक नया कदम माना जाता है, जो कि लोकल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगा। साथ ही साथ भारत में जो मैक्सिमम 24,000 वैगन प्रति वर्ष बनाए जाने का टारगेट है, उसको भी अचीव करने में मदद मिलेगी। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। डिटेल में देखने से पहले दोस्तों हमारे कुछ प्रोग्राम हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा एसे राइटिंग का प्रोग्राम है दोस्तों, वीकली एसे राइटिंग का, जिसमें आज एक एसे आपको कराया जाएगा, जिसमें आप 1050 फीस दे करके गुरु 30 कोड यूज करके हमारे अभियान सिविल सर्विसेज ऐप पर डाउनलोड कर लें। ये सारे फीचर्स हैं इसके, और भी इसमें बहुत सारे 45 प्लस आपको एसे दिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों हमारा एक 28 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, सार्थक टेस्ट सीरीज। सार्थक टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको पता है कि पिछले 5 वर्षों से लगातार हमारा सफलता का परचम लहराता रहा है। आप देखेंगे कि 70% मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज से ही आते हैं। आप ध्यान से अगर इसको सॉल्व कर लें तो आपको विश्वास होगा। अगर आप जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों से आप पूछ सकते हैं, जिन लोगों का मुख्य परीक्षा नहीं हुआ है वो लोग ये यहाँ पर एक बार तैयारी कर लें तो आपका प्रारंभिक परीक्षा का ही 50% यहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है ना। और इसकी कॉस्ट मात्र 2,514 रुपये है, ठीक है ना। चलिए हमारी जो है अगली एक पेशकश है सभी के लिए, जो लोग भी अभी नई तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए 5,130 में 1.5 साल कंप्लीट प्रिपरेशन, प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की, जो भी हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं, एसए की, हिंदी रिटन की, कॉपी इवैल्यूएशन की, पीडीएफ नोट्स हो, लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, सभी का यहाँ पर आपको एक साथ पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। यहाँ पर यूपीपीएससी के लिए, आरओ के लिए, ये सभी के लिए एक मात्र 5,130 मात्र है, आपकी दोनों परीक्षाओं के लिए हो जाता है। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो 2,873 रुपये में आपको कंप्लीट प्री कम मेंस का एक बैच मिलता है, जिसमें हिंदी मीडियम के लिए ही है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, हम लोग देख रहे थे। और एक हमारा और कोर्स है दोस्तों, यूपीपीएससी मेंस का क्रैश कोर्स, जो हाल ही में शुरू किया जा रहा है, जिसमें आप जो है 3735 देकर के टेस्ट सीरीज के साथ ये कोर्स ले सकते हैं। चलिए रेलवे वैगन व्हील निर्माण, जैसा कि मैंने बताया था, काजीपेट में इसका उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा 8 जुलाई को तेलंगाना में रेलवे की नई वैगन व्हील विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली गई है, ठीक है ना। इसका आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखा। यह विनिर्माण इकाई तेलंगाना के काजीपेट में स्थापित की गई है और यह तेलंगाना की पहली रेल वैगन फैक्ट्री होगी। इस इकाई के में प्रति माह 200 वैगनों की आवधिक ओवरहॉलिंग होगी, यानी कि पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। इसके अलावा इस इकाई में प्रति वर्ष 1200 रेल डिब्बों का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है, आप समझ सकते हैं। आगे के वर्षों में इसकी रेल डिब्बों के निर्माण की क्षमता को बढ़ाकर के 2400 डिब्बे प्रति वर्ष किया जाएगा। इस रेलवे वैगन विनिर्माण इकाई का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड का नाम याद रखिएगा आप। इस फैक्ट्री का निर्माण फरवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। काजीपेट क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, सिकंदराबाद। आपने सुना होगा, सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद होगा 2019 में वंदे भारत ट्रेन, जो कि 180 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली एक लग्जरियस ट्रेन है, जिसके पहली जो भारत की पहली दिल्ली से वाराणसी ट्रेन ये शुरू की गई। और इस प्रकार से कई ट्रेनें विभिन्न राज्यों में, 11 ट्रेनें 12 ट्रेनें मेरे ख्याल से और राज्यों में शुरू हो चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश की दूसरी ट्रेन होगी जो कि गोरखपुर से लखनऊ होगी, यानी कि योगी आदित्यनाथ के जो संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, गोरखपुर से लेकर के और राजधानी के बीच एक लगभग 3 घंटे 15 मिनट में पहुंचाने वाली एक ट्रेन होगी। और ये लग्जरी ट्रेन है, इसमें आपको टाइम सेविंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं। और
लोग जो है नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग इसका आलोचना भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन सेवा गोरखपुर से लखनऊ के मध्य शुरू की गई है। इस वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री द्वारा 7 जुलाई 2023 को हरी झंडी दी गई। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है। उत्तर प्रदेश और देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फरवरी 2019 में वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलाई गई, आपको याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा इस दूसरी वंदे भारत ट्रेन को गोरखपुर स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है ना। इसको मिलाकर वर्तमान में वंदे भारत की 25 ट्रेनें हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, मुझे 12-13 मैं बोल रहा था, ये 25 वंदे भारत ट्रेनें हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम जो गति होती है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, हालांकि इसमें फीचर्स ऐसे हैं कि आप एक लग्जरी ट्रेन का ले सकते हैं। अभी देखा कि आपने बिहार की भी एक ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन उद्घाटित की गई। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पी वासुदेवन, इनको अपॉइंट किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। कब हुई थी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आरबीआई ने जुलाई 2023 में पी वासुदेवन को रिजर्व का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त होने से पूर्व पी वासुदेवन पेमेंट एंड सेटलमेंट विभाग के चीफ मैनेजर थे। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में कुल 21 सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर भी होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं, 10 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 4 क्षेत्रीय यानी कि रीजनल डायरेक्टर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ये दोनों आपके लिए कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रावधानों के तहत की गई है। वर्ष 1937 में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से हटा करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया, यानी कि इसको ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई। अभी इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए, मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन भारत के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक व्यक्ति होंगे जिनका नाम अभी हम लोग देखेंगे। इन्होंने इनके नाम पर एक खगोलीय पिंड का नाम रखा गया है, एक धूमकेतु का नाम रखा गया है। इनके बारे में हम देखते हैं। डॉक्टर अश्विन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आर्यभट्ट हो गए, विक्रम साराभाई हो गए, आपके सीवी रमन हो गए, उनके अलावा ये 5वें ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके नाम पर कोई खगोलीय पिंड का नाम रखा गया है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अश्विन शेखर एक भारतीय खगोल शास्त्री हैं, ये केरल से हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अश्विन शेखर के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया। एक क्षुद्र ग्रह क्या होता है इसके बारे में आप देखेंगे। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, यानी कि आप एस्टेरॉयड, कॉमेट, ये क्या होते हैं इनके बारे में आप डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके प्रश्न में आएगा। किस बेल्ट में पाया जाता है? ये ऊपर बेल्ट बोलते हैं इसको। ये किन 2 ग्रहों के बीच बेल्ट बनता है? ठीक है ना, पृथ्वी मंगल के बीच बनता है, मंगल बृहस्पति के बीच बनता है, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अश्विन शेखर से पहले 5 अन्य भारतीयों को यह सम्मान मिल चुका है। यह सीवी रमन, आपको नोबेल प्राइज विजेता हमारे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा, श्रीनिवासन रामानुज, बहुत फेमस मैथमेटिशियन, और विक्रम साराभाई, और कल्लाट वेणु बप्पू जो है किस राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। अश्विन शेखर भारत के पहले पेशेवर उल्का वैज्ञानिक हैं। उनका अध्ययन अनुनाद यानी कि रिजोनेंस आप समझते होंगे, बचपन में जब हम लोग 11th में पढ़े हैं, नामक एक अवधारणा पर केंद्रित है जो मूल रूप से उल्का वर्षा पर बृहस्पति और शनि के आवधिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 के ब्रुसेल्स में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? पेरिस में। पेरिस, जहां पर अभी दंगे हुए थे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक टारगेट रखा है दोस्तों, 2050 तक यह 0 शिपिंग कार्बन एमिशन करने का टारगेट इन्होंने रखा है, ठीक है ना। 2023 में इन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया, मैरीटाइम डिक्लेरेशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। इक्विप वेसल विद पावर लिमिटर्स ये यूज करेंगे।
इस्टेब्लिश योर एनुअल कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर बिलो डी एंड ई, ये इनको करना होगा। ऑप्टिमाइज द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ ईच वेसल। टारगेट क्या है इनका? रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ ऑल शिप बाई 40% बाई 2030 कंपेयर टू 2008, और 2050 में इसको जीरो कार्बन एमिशन करना है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, क्या है ये न्यूज़ और क्यों हमें जाननी चाहिए। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ने वर्ष 2050 तक शिपिंग उद्योग के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आईएमओ के समक्ष इस लक्ष्य को विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वैश्विक शिपिंग उद्योग वर्तमान में प्रति वर्ष 1 अरब टन उत्सर्जन के साथ जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है। वैश्विक उत्सर्जन में जहाजरानी उद्योग का हिस्सा लगभग 3% है। आईएमओ के सदस्य देश 2030 तक 20% कार्बन कटौती, 2040 तक 78% कार्बन कटौती पर सहमत हुए हैं। हालांकि यहां पर टारगेट 40% का है 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट, जो इंडियाज लार्जेस्ट एमएफआई। अब ये क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऋण जो है जो लिए जाते हैं उसमें बिहार राज्य जो है वो पहले नंबर पर आ गया है, यानी कि सर्वाधिक लोन लेने वाले राज्यों में है। ठीक है ना, टॉप 10 जो हमारे भारत के लोन लेने वाले राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। एमएफआई से आशय सूक्ष्म वित्त ऋण से है। ठीक है ना, जुलाई 2023 के आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बन गया है, अर्थात बिहार राज्य की उधारी देश में सबसे अधिक है। जुलाई 2023 में बिहार ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट के अनुसार बिहार पर कुल एमएफआई उधार जो है 48,900 करोड़ रुपए हैं, जबकि तमिलनाडु के 46,300 करोड़ रुपए हैं। ठीक है ना, वहीं देश की कुल एमएफआई का 85% हिस्सा जो है वो 10 राज्यों के बीच जाता है, और इसमें क्या है? बिहार है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और केरल भी है इसमें। बिहार के कुछ एमएफआई में सर्वाधिक, जो कुल एमएफआई में सर्वाधिक 37.3% हिस्सा एनबीएफसीज का है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का है। तो ये याद रखिएगा, इंडिया लार्जेस्ट एमएफआई मार्केट कौन बन चुका है? बिहार बन चुका है, तमिलनाडु को पीछे करके। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस दोस्तों 24 से 26 नवंबर 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में 7 थीमेटिक कॉन्फ्रेंसेस के रूप में ये किया जाएगा। इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिशियन, विमेन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और आपको जानकर के खुशी होगी कि केवल एकमात्र विश्व के पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन को बुलाया गया है, वो है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो है इसका आयोजन, तीसरा आयोजन बैंकॉक में होने जा रहा है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों, क्या है न्यूज़ और क्या क्या हमें इससे जानना चाहिए। जुलाई 2023 की घोषणा के अनुसार विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन नवंबर 2023 में बैंकॉक में किया जाएगा। यह सम्मेलन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। बैंकॉक में आयोजित होने वाला तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस होगा। इस कार्यक्रम में एकमात्र राजनेता के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है। पहली विश्व हिंदू कांग्रेस 2014 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विश्व हिंदू फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वामी विज्ञानानंद है। तो ये विभिन्न थीमेटिक चीजों पर, विमेन, यूथ, पॉलिटिशियंस, अन्य मुद्दों पर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहां पर होगा? बैंकॉक में होगा, याद रखना है आपको। चलिए हमारी आज की अंतिम न्यूज देख लेते हैं। ईपीआर, फर्स्ट अर्बन बॉडी टू गेट क्रेडिट, कौन है दोस्तों? ये इंदौर है, आपको पता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, क्लीनलीनेस हो, या लगातार आप देख रहे हैं पिछले 6 सालों से स्वच्छ जो है भारत जो सर्वेक्षण है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला इंदौर को यह जो है ईपीआर फर्स्ट अर्बन, यानी कि भारत का पहला ऐसा अर्बन बॉडी बन गया है जो ईपीआर फर्स्ट। अब ईपीआर फर्स्ट क्या है? चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ईपीआर फर्स्ट का क्या अर्थ होता है? इसका होता है एक्सटेंडेड, यानी कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, यानी कि एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। इसको याद रखना है, आप जो है ना मुख्य परीक्षा में इसको यूज कर सकते हैं। जुलाई 2023 में इंदौर नगर निगम ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन चुका है। ईपीआर सुविधा जब्त किए गए प्लास्टिक कचरे को पुनः प्रयोज्य सामग्रियों में परिवर्तित करने, लैंडफिल पर बोझ को कम करने
और एक चक्री यानी कि साइक्लिक इकोनॉमी को बढ़ावा देने में सहायक होती है। यानी कि यह जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे जो रीयूजेबल चीजें बनाने, प्लास्टिक इवन जो सबसे खतरनाक हमारा प्रोडक्ट है वेस्ट मटेरियल का, यह प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा देती है। इस प्लास्टिक स्टॉक को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत संचालित संयंत्र में पुनर्चक्रित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है और EPR एक्सटेंडेड प्रोडक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी भारत का पहला नगर निगम बनने वाला कौन है? इंदौर नगर निगम है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। दोस्तों हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे वीकली आंसर राइटिंग है, सभी पर 30% डिस्काउंट के लिए आप गुरु30 कोड यूज कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हमारे अन्य प्रोग्राम है, जैसे कि सार्थक टेस्ट सीरीज है, 28 फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें 18 GS, आपके 5 हिंदी, 5 essay और ये तीसरा टेस्ट जो है कल संडे को हुआ है। साथ ही दोस्तों हमारा फाउंडेशन बैच है, उससे आप जुड़ सकते हैं। RO के बैच से, फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। और साथ ही हमारा एक और कोर्स चलता है जो हमारे टेस्ट सीरीज का के साथ साथ जो है हिंदी मीडियम के लिए RO, इसमें सारी चीज़ें आपकी टेस्ट सीरीज से लेके सब कुछ अवेलेबल है। ये रही कंप्लीट जानकारी आज की क्लास की। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो दोस्तों कमेंट जरूर किया करें, जो प्रश्न मैंने पूछे उन प्रश्नों के उत्तर बताया करें। साथ ही दोस्तों इससे जो है आप अगर अपने दोस्तों के जो लोग पढ़ाई करने वाले दोस्त हैं उनके भी शेयर भी किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।